गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे और हमने 5 कंपाउंड पढ़ लिए थे। आज हम एक नेक्स्ट कंपाउंड की स्टडी करने वाले हैं। बहुत अच्छा कंपाउंड है बच्चों। ये कंपाउंड का नाम है POP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है हमारे पास बच्चों, हमें इसकी स्टडी करनी है। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारे पास फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, कैसे हम इसको बनाते हैं और इसके यूजेस पढ़ने हैं। तो बच्चों सुनो जरा ध्यान से, पीओपी को बनाते कैसे हैं। पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करके एट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करके हम क्या बनाते हैं, हम पीओपी बनाते हैं। बच्चों तुम्हें बता दूं मैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। ये होता है बच्चों जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां जो 2H2 है उसमें से 3/2H2O वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। कितने? 3/2H2। और बच कितना जाएगा यहाँ? हाफ H2। बच्चों देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यहां से 3/2H2 मोलिक्यूल बाहर निकलेंगे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये 2 के 2 मोलिक्यूल भी बाहर निकल सकते हैं, वो भी बताऊंगा तुम्हें। अभी सुनना जरा ध्यान से। 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा, यहां हाफ H2O बच जाएगा और 3/2H2O बाहर निकल जाएगा। बच्चों ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं पीओपी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है हमारे पास। अगर इफ gypsum is heated at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर जिप्सम को मैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करता हूं, देन उस टाइम पे क्या होगा, ये 2H2O जो है दोनों के दोनों वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास केवल कैल्शियम सल्फेट बचेगा, उसके साथ पानी अटैच नहीं बचेगा, वो बाहर निकल जाएगा। बच्चों अगर पानी अटैच है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रस मॉलिक्यूल। हाइड्रस का मतलब उसके साथ पानी जुड़ा हुआ है, वाटर जुड़ा हुआ है। और अगर उसके साथ वाटर नहीं जुड़ा हुआ है बच्चों तो हम उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। तो यहां मैं देखो एक नाम लिख रहा हूं, क्या? इफ gypsum is heated at 200 degree Celsius temperature, then anhydrous calcium sulfate formed, which is also called, इसको एक और नाम देते हैं, which is also called डेड प्लास्टर। इसको डेड प्लास्टर का नाम भी देते हैं। किसको नाम देते हैं डेड प्लास्टर? अभी हम बनाते हैं। ये हमारा जिप्सम है, CaSO4 इंटू 2H2। ठीक है, अगर मैं इसको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करता हूं तो क्या होगा, इसमें से दोनों के दोनों H2 बाहर निकल जाएंगे। बच्चों ये जो बना है यही है डेड प्लास्टर या एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों? अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं तुम्हें कुछ यूज बताने वाला हूं पीओपी के।
यूजेस ऑफ पीओपी। पीओपी के यूज कहां कहां होते हैं? अच्छा, पीओपी तुमने सुना है, घरों में हम कराते हैं, कहते हैं पीओपी कराना है, तो वो पीओपी यही है हमारे पास। मैं यहां लिख देता हूं पहला जो यूज है, इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग। ठीक है, वॉल और सीलिंग की प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। अच्छा, पीओपी का एक और यूज है, हॉस्पिटल के अंदर भी यूज होता है। जो प्लास्टर करते हैं ना, जब कभी भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर जब करते हैं तो बच्चों उस प्लास्टर में पीओपी का ही यूज करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग प्लास्टर। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी एक और खास बात है पीओपी की, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि फायर को रोकता है ये कहीं ना कहीं, तो इसको एक फायर रेजिस्टेंस के रूप में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज फायर रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ध्यान से समझना जरा यहां बच्चों, जिप्सम को अगर मैं गर्म करता हूं तो उसके अंदर से 3/2H2O बाहर निकल जाता है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और क्या बनता है? पीओपी बनता है। अगर मैं पीओपी में पानी मिला दूंगा, पानी ऐड करूंगा, तो वापस से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड होता है। पीओपी जो होता है वो तो एक पाउडर होता है। जब प्लास्टर करता है ना डॉक्टर, तो क्या करता है, एक पाउडर होता है जो कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी है। उसमें पानी मिलाता है और प्लास्टर कर देता है। थोड़ी ही देर में वो प्लास्टर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी देर में क्या बन जाता है? वो जिप्सम बन जाता है। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, ऑन एडिशन of water in gypsum, sorry, in POP, it will give gypsum। ये क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। पीओपी यानी कि CaSO4 हाफ H2O। अगर मैं इसमें 3/2H2O मिला देता हूं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि क्या है? जिप्सम। सही बात है, ये क्या था? पीओपी। पीओपी में अगर पानी मिलाया तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम को अगर मैं गर्म करता हूं 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, वापस से क्या बन जाएगा? पीओपी बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है बच्चों पीओपी के बारे में? अब एक लास्ट कंपाउंड और बचता है बच्चों हमारा, फिर ये कंपाउंड हमारे खत्म हो जाएंगे। और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, ये हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। और ये वाली यूनिट तुम्हारे मंथली टेस्ट में आने वाली है, ये बात भी ध्यान रखनी है तुमने। चलो अब ध्यान से सुनो, अगला जो कंपाउंड है हमारा 7th नंबर का, वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट NaCl, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। बच्चों ये कैसे बनाया जाता है? जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट, ये बनाया कैसे जाता है? तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, NaCl का, इस सोल्ट का जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है। समुद्र के पानी में ये वाला सोल्ट सबसे ज्यादा होता है। अब समुद्र के पानी में सोल्ट मिला हुआ है, अब समुद्र के पानी से इस सोल्ट को बनाया कैसे जाता है? बच्चों समुद्र के पानी का एवोपोरेशन कराया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने एक जगह बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया, और इस वाले पानी में NaCl मौजूद है। क्या मौजूद है? NaCl। तो क्या कराते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं बाहर धूप में, और लगातार इसका एवोपोरेशन होता रहता है। एवोपोरेशन में क्या होगा, यहाँ जितना भी पानी है वो वेपर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और यहाँ केवल बच कौन जाएगा?
NaCl बच जाएगा। तो बच्चों मेनली NaCl को, कॉमन सॉल्ट को बनाया जाता है सी वाटर का एवोपोरेशन करा के। मैं यहां लिख देता हूं, कॉमन सॉल्ट is prepared by evaporation of sea water। समुद्र के पानी का एवोपोरेशन करा के बनाया जाता है। एवोपोरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बच क्या जाता है, बच केवल हमारे पास केवल और केवल सॉल्ट बचेगा, NaCl बचेगा। लेकिन यहां पे एक और बात है, द सॉल्ट formed by evaporation of sea water is known as crude salt। क्रूड सोल्ट बोलते हैं या इम्प्योर सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इम्प्योर क्यों बोलते हैं, या मैं लिख देता हूं, दिस सॉल्ट contain impurity of CaCl2 and MgCl2। यानी कि समुद्र के पानी से जो एवोपोरेशन करा के हमने सोल्ट बनाया ना NaCl, उसमें साथ के साथ ये वाली इंप्योरिटी और आ जाती है। ये मत समझना समुद्र के पानी में केवल NaCl होता है। जब समुद्र के पानी का, सी वाटर का हम एवोपोरेशन कराते हैं तो NaCl के साथ साथ ये और उसी के अंदर घुला हुआ हमें मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे वहां से। तो मैं यहां लिख देता हूं, प्योर सॉल्ट is obtained from impure salt by filtration। impure salt by filtration, फिल्ट्रेशन से हम अलग कर लेते हैं उसको, ठीक है यहां तक। और फिल्ट्रेशन करेंगे कैसे, सबसे पहले जो भी हमारा impure salt बना है उसको पानी के अंदर मिलाएंगे, पानी के अंदर मिलाने के बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे। सही बात है यहां तक की। अब सुनो आगे की बात क्या है। आगे की बात है इसके यूज क्या क्या हैं, यूजेस। पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों, वो है ये हमारे फूड का, खाने का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तुमने देखा है जब भी कोई भी खाना बनाते हैं हम, चाहे रोटी बना रहे हैं, सब्जी या कुछ भी है, उसमें सॉल्ट जरूर होता है। तो हमारे ये फूड का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। यहां मैं लिख देता हूं, इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, एक और यूज है इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब पता है क्या होता है, कि फूड को बचाने के लिए यूज करते हैं। बच्चों जो फिश होती है ना, मछलियां जो होती है, उनको बचाने के लिए उनके ऊपर साल्टिंग की जाती है ताकि वो बहुत जल्दी खराब ना हो, इसीलिए उनके ऊपर साल्टिंग कर देते हैं। साल्टिंग करके उनको रख देते हैं, फिर वो लंबे समय तक सही रहती है, लंबे समय तक खराब नहीं होती। साल्ट क्या करता है, साल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि पानी को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो बच्चों, अगर वाटर फिश के पास पहुंचेगा ना, तो क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसके ऊपर सॉल्टिंग कर देते हैं तो सॉल्ट क्या करेगा, जितना भी पानी होगा वहां वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जो फिश है वो लंबे समय तक सही रह सकती है। तो बच्चों एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह ये यूज होता है। एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात है क्या, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ NaOH, दैट इज कास्टिक सोडा। और बनाया भी था, देखना हमारे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये सबसे पहला कंपाउंड तुम्हें बनाना सिखाया था, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा को जो बनाया था, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करा के बनाया था। ब्राइन क्या होता था, NaCl पानी में मिला हुआ। ये NaCl पानी में मिला हुआ ही ब्राइन बोला जाता है,
ठीक है बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है? साफ कर देता हूं, देखो इसको मैं। ये था बच्चों हमारे पास कंपाउंड के बारे में, सारे कंपाउंड हो चुके हैं। अब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन और बता रहा हूं तुम्हें, और वो डेफिनेशन के बाद हमारी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। जब मैं वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करा रहा था, तो वॉशिंग सोडा में जब फॉर्मूला बना था वो Na2CO3 इंटू 10H2 बना था। तब मैं बता रहा था तुम्हें ये जो 10H2 है, इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन आज हम समझेंगे कि वास्तव में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या हैं। तो सुनना जरा बच्चों, क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? द नंबर ऑफ water molecule present in one formula unit of a substance is known as water of crystallization. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां बच्चों तुम्हारे सामने। जैसे तुमने देखा होगा Na2CO3 की एक यूनिट में 10H2 जुड़े हुए हैं, तो ये जो 10H2 है, ये 10H2 क्या बोला जाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब सुनना जरा ध्यान से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वॉशिंग सोडा। अब ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अभी अभी पढ़ा था CaSO4 इंटू 2H2, क्या था उसका नाम? जिप्सम। इसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऐसे ही एक होता है बच्चों CuSO4 इंटू 5H2, कॉपर सल्फेट, और 5H2 इसके साथ अटैच है। बच्चों इसका कलर ब्लू होता है और ये बिल्कुल एक ऑयल की तरह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। ब्लू का मतलब नीला, ये ब्लू एक कलर है। इस वाले कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। विट्रोल का मतलब होता है बच्चों ऑयल। ऑयल ये एक ब्लू ऑयल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम ब्लू विट्रोल रख दिया। ऐसे ही बच्चों एक होता है ZnSO4 इंटू 7H2, ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रोल। ठीक है, एक हमारे पास होता है FeSO4 इंटू 7H2, ये ग्रीन कलर का होता है बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। ठीक है, और एक हमारे पास सोल्ट है MgSO4 इंटू 7H2, बच्चों इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? इप्सम सॉल्ट। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी यूनिट सेकंड थी। यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट की एक प्रॉब्लम सीट और है जो मैं कल शेयर करूंगा। वो प्रॉब्लम सीट जल्दी तुमने एक दिन या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके बच्चों उसकी पीडीएफ मेरे पास सेंड करनी है। जैसे ही मेरे पास सभी बच्चों की पीडीएफ आएगी, हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। और बच्चों अब देखो 2 यूनिट हो गई है, लगभग तुम्हारा 40% सिलेबस पूरा हो गया है, और अब तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होके हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। वैसे भी तुम्हारा जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसमें ये एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरी कंप्लीट यूनिट आने वाली है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए तुमने। बहुत मेहनत से हमने पढ़ी है यूनिट, बहुत अच्छे से किया है सारी चीज़ों को। अगर फिर भी कोई तुम्हारा डाउट रहता है तो पर्सनली मुझे बताओगे। थैंक यू बच्चों।